नमस्कार, फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीट व PSI के लिए एक बेसिक क्लास, जो अपन 2-3 क्लासों से लगातार पढ़ते आ रहे हैं और उसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं। और वो हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। देखिए, वर्ण विचार टॉपिक में मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि अपनों ने स्वर जो है उनका पूरा अध्ययन कर लिया था और अपन जो टॉपिक चल रहा था वो व्यंजन से संबंधित चल रहा था। व्यंजनों का सामान्य वर्गीकरण मैंने आपको बता दिया था और उसके बाद मैं बताने जा रही थी आपको व्यंजनों से संबंधित कुछ विशेष बातें, कुछ विशिष्ट तथ्य। आइए चलते हैं आगे। देखिए, व्यंजन वर्णों से संबंधित अपनों ने 2 नियम कल देखे थे। 2 नियम कौन कौन से देखे थे? एक तो जिनको नए शामिल किया गया है यानी उत्क्षिप्त वर्ण थे, उनके बारे में अपनों ने देखा। और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण है वो कार प्रत्यय के साथ किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, हिंदी भाषा का अध्ययन अपन कर रहे हैं और अपन हिंदी में जो हिंदी का व्याकरण है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, व्याकरण के नियम पढ़ रहे हैं। और हिंदी का जो व्याकरण है उसके जो लिपि चिन्ह है वो देवनागरी लिपि के लिपि चिन्ह है। तो देखिए, देवनागरी लिपि में शिरोरेखा आवश्यक मानी जाती है। शिरोरेखा का मतलब है कि आप जो व्याकरण शब्द है वो यूं लिख कर नहीं छोड़ सकते, ये इसके सिर पर रेखा लगानी जरूरी है। और इसी रेखा को क्या कहा जाता है? इसको नहीं, ये तो नीचे तो रेखांकित करना हो गया, अंडरलाइन करना हो गया, यानी ये तो नीचे की रेखा होगी, सिर पर रेखा। ये वाली रेखा लगाना हिंदी व्याकरण में बताया गया है कि हिंदी भाषा में जितने भी अपन शब्द लिख रहे हैं उनके ऊपर सिरोरेखा होनी चाहिए। शब्द क्या, यदि अपन वर्ण भी लिख रहे हैं, चाहे स्वर लिख रहे हैं, चाहे व्यंजन लिख रहे हैं, उनके लिए शिरोरेखा होनी आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके ऊपर शिरोरेखा नहीं आती। और वो कौन से हैं? देखिए, शुरू से शुरुआत करते हैं। क वाली लाइन, सभी स्वरों पर जो है वो शिरोरेखा आती है। क वाली लाइन से शुरू करते हैं। तो देखिए, क वाली लाइन के जो 5 वर्ण है, क, ख, ग, घ, अंग, उन सभी पर शिरोरेखा आना अत्यंत आवश्यक है। च वाली लाइन पे च, छ, ज, झ, इस प्रकार से है वो इन पर शिरोरेखा आती है। और यहां पर मैं एक चीज और भी बता देती हूँ। छ है वो पहले यूं भी लिखा जाता था, यूं सीधा लिखा जाता था, कभी कभार यूं भी लिख दिया जाता था। ये सारे के सारे अमानक वर्ण से थे जिनको हिंदी साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने हटा दिया है। ये सारे के सारे अमानक माने जा चुके हैं। अब मानक रूप में जो 6 लिखा जा रहा है वो इसी प्रकार से लिखा जा रहा है। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, अण वाली लाइन आती है और उसमें भी सब पर सिरोरेखा चलेगी। परंतु तय वर्ग जो आता है तो उसमें जो ध वर्ण होता है इस पर शिरोरेखा कभी भी नहीं लगती, याद रखना। और एक बात और बता देती हूँ, कुछ है वो बच्चे सुंदर सजा सजा कर ध इस प्रकार से लिखते हैं, ये भी अमानक घोषित हो चुका। जो झ है ना उसको भी इस प्रकार से और इस प्रकार से पहले लिखा जाता था, ये भी अमानक घोषित हो चुका। इसका शुद्ध रूप अब इस प्रकार से प्रचलन में है। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे जो ध वर्ण है ना इस पर शिरोरेखा नहीं लगती। उसके बाद अपन आते हैं प वर्ग पर। तो प, फ, ब, भ, जो भ वर्ण है उस पर भी शिरोरेखा नहीं लगती। ठीक है, ध पे नहीं लगती और भ पे नहीं लगती। उसके बाद आते हैं कुछ वर्ण जिनमें श है, जो उष्म वर्ण है, उनमें ये जो श है ना इस पर शिरोरेखा नहीं आती। ठीक है, और उसके बाद एक वर्ण और है जो संयुक्त व्यंजन माना जाता है, इस पर भी शिरोरेखा नहीं आती।
तो ये कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके ऊपर घुंडी होती है, उन व्यंजन वर्णों पर कभी भी शिरोरेखा नहीं प्रयोग करेंगे, ये अमानक रूप है वो कहलाएगा। ठीक है, यहां पर कुछ सामान्य सी बात का अपनों ने जिक्र किया। अब चलते हैं, मैंने अंत में आपको बताया कि संयुक्त व्यंजन। तो देखिए हिंदी में कुछ संयुक्त व्यंजनों की व्यवस्था भी की गई है, संयुक्त व्यंजनों की व्यवस्था भी की गई है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि सामान्यतः जब अपन छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो क से लेकर मैं तक 25 वर्ण पढ़ाए जाते थे, उसके बाद ये वाला ग्रुप आता था और उसके बाद श का समूह यानी ऊष्म व्यंजन आते थे और ऊष्म व्यंजन के बाद हमें पढ़ाया जाता था क्षत्रज्ञ। ये 3 वर्ण पढ़ाए जाते थे। तो वो 3 वर्ण कहाँ गए? वो 3 वर्ण अलग से श्रेणी में रखे गए हैं और अलग से किस नाम से रखे गए हैं? संयुक्त व्यंजन के नाम से रखे गए हैं। और आपको मैं बता देती हूं ये 3 नहीं, हिंदी में कुल 4 माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं? तो देखिए क्ष, त्र, ज जिसे ज्ञ बोला जाता है और श्र, ये 4 वर्ण हैं जिनको संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि व्यंजनों का संयुक्त रूप है, ये 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को मिलाकर बनाए गए हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो ये किन किन व्यंजनों से बने हैं देखते हैं। देखिए ये क और श से मिलकर बना है। याद रखना यहां पर क आधा है और श पूरा है। अगर अपन इसका और आगे विभाजन करें तो इसका कुछ इस प्रकार का रूप आएगा, इसमें से भी अ निकल जाएगा और इस प्रकार से इनका वर्गीकरण होगा। त्रय में कौन कौन से शामिल है? तो त और र। इनको अलग करें तो त, र और इसके साथ साथ अ भी शामिल है। उसी प्रकार से यदि ज को शामिल करें तो ज जोड़ इय। अगर इसका और विभाजन करें तो ज इय और इससे कौन सा निकल जाएगा? स्वर निकल जाएगा। उसी प्रकार से यदि श्रय को करें तो श और र। इसका और विभाजन करें तो श और र में से फिर से अ निकल जाएगा। इस प्रकार से इनका वर्गीकरण है। अब पहली बात तो ये, जब संयुक्त व्यंजन है तो हमने इनको उनमें गिना क्यों नहीं? हमने 35 गिनकर ही क्यों छोड़ दिए? वो इसलिए छोड़ दिए क्योंकि क, श इनमें से कोई भी ऐसा वर्ण नहीं है जो पहले नहीं आया। तो एक बार उनकी गिनती की जाने के बाद दोबारा इनकी गिनती है वो नहीं की जाती, इसलिए इनको काउंट नहीं किया जाता, इन्हें नहीं गिना जाता। ठीक है, चलो उसके बाद अपन दूसरी बात करते हैं, सामान्य से समझने वाली बात है। समझने वाली बात कौन सी है? देखिए क और श का मेल, क और श का मेल क्या कहलाता है? क्ष। जैसे कक्षा, तो क क्षा, तो क शा यानी कक्षा बोला जाता है। क और श का मेल क्या बोला जाएगा? कक्ष। त और र का मेल त्र, श और र का मेल श्र। तो इसने अपना कौन सा बुरा किया जी? हम यहाँ पर श र को श्र बोल रहे हैं, त र को त्र बोल रहे हैं और क श को क्ष बोल रहे हैं। तो इसने कौन सा बुरा किया है? शायद ये किसी को मारने नहीं आया होगा, तो फिर इसके साथ दुर्व्यवहार क्यों? ये लिखा तो ज और य में जा रहा है और बोलना ग में जा रहा है। इस प्रकार से ग और य में बोला जा रहा है, जबकि लिखा ज और य यानी ज में बोला जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है? अब कुछ विद्वान है, वो हिंदी के शोधकर्ता जो है विद्वान है हमारे, वो ये भी कहते हैं कि इनको जे के बजाय गे लिख देना चाहिए, परंतु अभी तक इस विषय पर कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया गया है। अभी तक इसका यही स्वरूप है, वो प्रचलन में है, अर्थात ज और इ का मेल ही क्या कहलाता है? जे कहलाता है। गे नहीं है ये शुद्ध रूप में यदि अपन उच्चारण करें तो जे है। अब
कभी कभार ये होता है कि अपन शुद्ध बोलने के बाद भी मजाक का पात्र बन जाते हैं, दूसरों की हंसी का पात्र बन जाते हैं। जैसे मान लो एक बार यूं हुआ कि दो अंग्रेजी के अध्यापक दोपहर के 1 बजे आपस में मिलते हैं, और जैसे ही आपस में मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हेलो सर, गुड मॉर्निंग। तो आसपास वाले हंसते हैं कि दोपहर के 1 बजे गुड मॉर्निंग हो रही है, लेकिन वो सही होते हैं। तो उसी प्रकार से यदि आप इसके संबंध में बोलेंगे जैन, यानी इससे बने हुए जो भी शब्द है, जैसे यज्ञ अपन बोलते हैं तो यज्ञ बोलेंगे, विज्ञान जो है उसको अपन विज्ञान बोलेंगे, या फिर ज्ञान जो है उसको अपन ज्ञान बोलेंगे। हालांकि इसको बोलने में थोड़ी सी समाज में दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर भी आप सही होंगे। अर्थात ज्ञ का उच्चारण ज्ञ नहीं होकर ज्ञ होता है। और आपको मैं बता देती हूँ कि हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण अपन गलत करते हैं। यदि उच्चारण सुधार ले तो लगभग 10% हिंदी हमें वैसे ही समझ में आ जाए। तो यहाँ पर अपन कर रहे थे संयुक्त व्यंजन। अब यहाँ पर एक बात और जो विशिष्ट है, हिंदी व्याकरण के लिए हम हिंदी व्याकरण के जो भी नियम है वो साहित्य अकादमी नई दिल्ली को फॉलो करते हैं। तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली यूं कहती है कि ये जो 4 संयुक्त व्यंजन है ना, इनको ही संयुक्त रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक रेफ के विधान को छोड़ दो, वो क्या है वो अपन आगे पढ़ेंगे। बाकी इन 4 के अलावा जिन भी व्यंजन वर्णों को अपन संयुक्त करके लिख रहे हैं वो गलत है। उन सभी को अलग अलग करके ही लिखा जाना चाहिए। कैसे? जैसे मान लो यदि आपके सामने शब्द है शुद्ध, आपके सामने है शुद्ध, आपने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ देखा होगा। अब हिंदी अकादमी क्या कहती है? हिंदी अकादमी कहती है कि यदि आप इसको इस रूप में लिखेंगे, यानी द और ध को अलग अलग करके लिखेंगे, तभी आपका शब्द शुद्ध माना जाएगा, अन्यथा आप यहां पर अशुद्धि कर रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे मान लो एक शब्द है ब्राह्मण, तो हिंदी अकादमी कहती है कि इसको इस रूप में लिखो। यदि आपके सामने एक शब्द है पद्धति, तो ये रूप शुद्ध न होकर कौन सा माना जाएगा? ये रूप शुद्ध है वो माना जाएगा। अर्थात जिनको अपन जोड़ जोड़ कर लिख रहे हैं ना, उसी प्रकार से एक शब्द और देख लेते हैं अपन जो प्रचलन में है सामान्यतः, श्रद्धा, ये शब्द। तो इसको भी यदि अपन ये लिखते हैं इस रूप में, अब देखिए श्रय है तो ये तो संयुक्त व्यंजन है, इसको आप लिख सकते हो इस रूप में। इसको स और र अलग अलग करके मत लिखना, लेकिन आगे जो 2 व्यंजन वर्णों का मेल है उनको यदि आप अलग अलग करके ही लिखते हो तभी आपका लेखन कार्य शुद्ध माना जाएगा। हालांकि विडंबना ये है कि हिंदी की किताबों में भी अभी तक इसी प्रकार का स्वरूप है, वो प्रचलन में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अलग अलग करके लिखा जाना चाहिए। अब कुछ बच्चों के समक्ष यह है समस्या आती है कि जब अलग अलग करके लिख रहे हैं, जैसे मान लो अपन ये जो श्रद्धा है, श्रद्धा शब्द है, इसको अलग अलग करके लिख रहे हैं, तो पहले कौन सा आए बाद में कौन सा आए, इनको अलग अलग करके लिखें तो कौन सा छोटा करें कौन सा बड़ा करें, तो ये इस प्रकार की समस्या आती है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो श्रय है वो तो श्रय ज्यों क्या त्यों लिखा जाएगा, क्योंकि संयुक्त व्यंजनों में है, ये हम लिख सकते हैं, ये शुद्ध माना जाएगा। उसके बाद द और ध, एक पैर में लगा है एक ऊपर है, यानी एक दूसरे के पैर में लगा हुआ है। देखिए सामान्यतः अपने घर में कोई मेहमान आता है, कोई भी अपने आस पड़ोस से आता है, आप झुककर प्रणाम कीजिए। आप छोटे नहीं होंगे, आप बड़े होंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो संस्कारी मानेंगे, आपकी वो बड़ाई करेंगे कि बच्चा विनम्र है, बच्चा संस्कारी है। तो पैर में लगने वाला, यानी आपने झुककर सलाम किया, आप झुके, आपने उनके पैर छुए तो आप बड़े बने। तो ये कोई नियम नहीं है, ये समझने का तरीका है। जो पैर में लग रहा है ना वो बड़ा होगा, और जिसके पैर में लगा है उसको आधा बना देगा। ठीक है, एक बात तो ये, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए कि सामान्यतः जो पैर में लग रहा है वो बड़ा है,
अब जो पैर में लग रहा है वो बड़ा है, तो अपने आप ही जिसके पैर में लगा है उसको आधा बना दिया। दूसरी बात, सामान्यतः अपन खाना खाते हैं तो 1.5 या 2.5 आप रोटियां लीजिए अपनी थाली में। सामान्यतः अपनी आदत होती है कि अपन हाफ रोटी पहले खाते हैं और जो पूरी होती है उसको बाद में खाते हैं। तो अगर नहीं भी खाते तो भी ये सोच लीजिए कि आगे से खानी है। ये सिर्फ और सिर्फ याद रखने का तरीका है। कैसे? आधी रोटी पहले खानी है, इसका मतलब आधा पहले आएगा और पूरा उसके बाद आएगा। ठीक है। अब पूरा कौन है? जो पैर में लगा है वो पूरा है, और जिसके पैर में लगा है वो आधा है। अब आ जाइए इस नाम के पास। पैर में कौन लगा है? ध लगा है, तो ध पूरा है, और पूरा कहां पर आएगा? बाद में आएगा। अब यहां पर आ का स्वर है तो आ का स्वर भी पूरे पे लगेगा, बाद वाले पर लगेगा। अब किसके पैर में लगा है? द के पैर में लगा है, तो द आधा हो जाएगा, और आधा हो जाएगा तो यह आधा पहले आएगा। आधी रोटी पहले खानी है तो आधे को पहले लगा दिया। श्रेय अपने पास जो का त्यों है। तो इस प्रकार से नाम क्या बन गया? श्रद्धा। और ध पे अपने को सिरोरेखा लगानी नहीं है। उसी प्रकार से एक उदाहरण और देख लेते हैं। ये शब्द है शुद्ध, तो शु अपनों ने जो के त्यों लिख दिया। पैर में कौन लगा है? ध लगा है, तो ध को कहां लिखना है? बाद में लिखना है, क्योंकि पैर में लगा है तो पूरा पूरा बाद में आएगा। और द को आधा कर लिया तो ये पहले आ जाएगा। इस प्रकार से तो हिंदी साहित्य अकादमी कहती है कि इस रूप के बजाय यही शुद्ध माना जाएगा, और इसी को मानक रूप मानते हुए हिंदी में स्वीकार किया जाएगा। तो यहाँ पर अपनों ने पढ़ा संयुक्त व्यंजनों को, और उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास में जो भी पढ़ा वो समझ में आया होगा। आगे फिर हाजिर होती हूँ आपके लिए कुछ इसी प्रकार के रोचक और विशिष्ट तथ्य लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।